हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इट्स मैथ्स ओ लेवल 4024 कोर्स कोड है। ये पेपर 1-2 है, मई जून 2021। तो इंशाल्लाह इस पूरे पेपर को पूरा अटेम्प्ट करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने होगा और जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाय द वे, मेरे चैनल का नाम है मैथागोरस। तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं या आपको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपको लगता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, तो यकीनन ये चैनल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज राइट 0.45 एज अ फ्रैक्शन। अच्छा भाई, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपने कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में देना है, ठीक है। अब 0.45 बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। पहले लिखें भाई 0.45। जब आपने डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 1। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो आप लिखोगे 2 ज़ीरोज़। तो आपके पास क्या आ गया? 45 डिवाइडेड बाय 100। अगर 3 नंबर होते तो मैं 3 ज़ीरो लिख देता भाई। ये आएगा 9 डिवाइडेड बाय 20, सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपका आंसर है। राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है? तो आप एक काम ये करें कि आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लें, काम आसान हो जाएगा। तो मैं काम ये करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय नहीं बल्कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 टाइम्स 2 कर लेते हैं। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम 1 रहने देते हैं। तो अब आपके पास क्या हो गया? ये आ जाएगा 8/5 2 ज़ार, अच्छा 5 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 4 4 ज़ार 16, 5 4 ज़ार 20, 7 2 ज़ार 14, 10 2 ज़ार 20 और लास्ट आ रहेगा 17 डिवाइडेड बाई 20। अब जो नंबर सबसे बड़ा है ना, वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास? 14/20। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर छोटा हो गया। उसके बाद कौन आएगा? 16/20। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हम 14/20 नहीं लिखेंगे, हम वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास गिवन था, 7/10। उसके बाद कौन सा आ रहा है? 4/5 और लास्टली मेरे पास आ रहा है 17 डिवाइडेड बाई 20। तो हमने क्या किया इसमें? हमने यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम कर लिया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच शेप। तो पहले वाले में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री कितने नज़र आ रहे हैं? 3 लाइन है और 3 इसका ऑर्डर है। जबकि दूसरे वाले में आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पर इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कोई भी नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट जो इसका ऑर्डर है वो 2 होगा। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 3। अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स वर ईच आस्क्ड देयर फेवरेट फ्रूट। द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। तो आपके पास टेबल आ गया। कंप्लीट द पाई चार्ट। ऑलराइट, पाई चार्ट के लिए आपको चाहिए होगा एंगल। अब एंगल निकालना बहुत ही आसान काम है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो आपका फ्रूट जिस पे हमें काम करना है, ठीक है ना, और एक एंगल मुझे चाहिए होगा। अब देखिए, अगर मैं सारे फ्रूट्स को ऐड अप कर लूँ यहाँ पर तो ये आएगा 60। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आर 60 और टोटल एंगल क्या होता है मेरे पास? 360 होता है, ठीक है ना। अब मेरे पास एप्पल कितने हैं? एप्पल मेरे पास 20 है और मुझे इस तरह मिल जाएगा कि एप्पल का एंगल क्या होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो एप्पल का एंगल आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 60। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 6 1 आर 6 6 आर 6 20 आर 120। इसका मतलब ये हो गया कि जो एप्पल का एंगल मेरे पास है ना बेटा, ये आ गया 120। जैसे मैंने एप्पल का निकाला है, ऑब्वियसली मैं दूसरे फ्रूट का भी निकाल सकता हूँ। तो हमें ये मालूम है कि अगर टोटल फ्रूट हमारे पास 60 है तो टोटल एंगल हमारे पास क्या है? 360 है। ये हम बात कर चुके हैं। मेरे पास बनाना कितने हैं? मेरे पास बनाना है 25 और बनाना का एंगल क्या है मुझे नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो बनाना आ जाएगा मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 60। सिंप्लीफाई करते हैं। 3 6 1 जार 6 6 जार 25 6 जार 150। ये बनाना का एंगल आ गया। तो मैं एक फार्मूला जो मैंने बनाया था 150 आ गया, इसका इसका 120 आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 150 प्लस 120 कितना आ गया मेरे पास? ये दैट इज़ 0 5 प्लस 2 7 1 प्लस 1 2 270। 360 में से आपने माइनस करना है 270 को, ठीक है भाई। तो ये आ गया 0 16 माइनस 7 दैट लीड्स टू। तो ये आपका आंसर आ गया किसका? ऑरेंज का।
अब मेरे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं, अब मुझे यहाँ बनाना कैसे है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे डी नहीं है वन नोट पे, तो मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने डी कैसे रखना है और आपने इसका एंगल कैसे मेजर करना है, ठीक है। पहले काम हम ये करते हैं कि हम बनाते हैं बनाना का एंगल, ठीक है। तो अब आप जो डी प्लेस करोगे ना वो कैसे होगा, देखिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, मुझे लगता है आसान ये होगा। आपने इस तरह रखना है डी को, जैसे मैं डॉटेड बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका डी आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो एंगल होगा वो आपका जीरो एंगल मार्क हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जीरो एंगल है। अब मुझे बनाना है कितना, 120। अब मैंने जीरो से स्टार्ट किया और जहाँ पे मुझे डी पे नज़र आएगा 150, जहाँ पे नज़र आएगा 150 वहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। और जो वो पॉइंट मार्क किया उससे मैंने इस डॉट को बना के लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और ये मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो एंगल है मेरे पास, दैट एंगल इज़ 150। और अब जो आपका लास्ट एंगल बनेगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, दैट इज़ ऑब्वियसली 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो 150 है ये मेरे पास बनाना है, और जो 90 है मेरे पास वो ऑरेंजेस है, ठीक है ना। ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट होगा। आपको यहाँ पर एंगल भी मेजर करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर उसका कैटेगरी भी मेंशन करना है कि ये ऑरेंज है या बनाना है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, राइट 647851 करेक्ट टू नियरेस्ट मिलियन। और राइट, तो 647, अब चूंकि 7 आपका 5 से बड़ा है तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 65। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट। 67.8 का क्या हो जाएगा मेरे पास 70, 49.5 का क्या हो जाएगा 50, 0.187 का हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 70 प्लस 150 क्या 50 क्या हो जाएगा 120। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि यार 0.2 स्क्वायर क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है भाई। अब क्या करना है आपने, अगर घबराना नहीं है तो देखिए 0.2 का मतलब क्या है। 0.2 का मतलब है 2/10, राइट। ये हो गया 1/5। तो 0.2 स्क्वायर का मतलब ये लिखा हुआ है कि ये लिखा है 1/5 का होल स्क्वायर, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, मतलब ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 25। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी ही नहीं चाहिए। अब आपने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है 25 को 120 से। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा मेरे पास 12, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 25, 25 टाइम्स 10 250, मतलब ये आ जाएगा 300, ठीक है ना, और एक ज़ीरो और आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई किया आपने, इसका आंसर आ गया 3000, ठीक है जी। आगे देखते हैं, उमर एंड जमील शेयर 540 इन द रेशो 7:2, वर्क आउट उमर शेयर। बहुत सिंपल, देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूँ दोनों का टोटल रेशो कितना है तो आप सिंपल बता दोगे 9 है, और दोनों की टोटल अमाउंट कितनी है 540। तो टोटल रेशो के सामने आई टोटल अमाउंट, आपको फाइंड करना है उमर। उमर का शेयर कितना है 7, 7 के अगेंस्ट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 9x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 540। अब यहाँ पर बच्चा गलती करता है, आपको 7 को और 540 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने किया x इक्वल्स टू 7 इंटू 540 और जाके 9 को कर दिया डिवाइड। अब देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 1 जार, 9 6 जार 54, जीरो अपनी जगह आ गया, 7 6 जार 42 और 420 इसका आंसर आ गया। तो आपने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है और आपने उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। आगे इंक्रीज 40 इन द रेशियो। अब यहाँ पर इंक्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखिए अगर ये इंक्रीज है ना तो ये होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 8/5, क्योंकि इंक्रीज है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर डिक्रीज होता है तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिक्रीज होता तो क्या आंसर होता, ये आंसर होता 40 मल्टीप्लाई बाय 5/8, इफ़ का कंडीशन है, ठीक है। तो ये आएगा 5 1 जार, 5 8 जार, 8 8 जार 64, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, अच्छा जी, ये आपके पास आ गया कोई क्यूबॉइड का आ गया, ठीक है। द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 4, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 48, ऑन द ग्रेड कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग। अच्छा जी, मुझे जो है ना क्यूबॉइड दिया हुआ है, मतलब L इंटू बी इंटू एच है, और वॉल्यूम मैं लिख दे रहा हूँ उसका L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, स्क्वायर है जिसकी साइड है 4, मतलब L और B तो मुझे मिल गया 4 इंटू 4,
हाइट मुझे नहीं पता, वॉल्यूम मुझे पता है इट्स 48, ठीक है ना। ये वॉल्यूम मुझे यहाँ पर दिया था, मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पहले तो हाइट निकाल लूँगा, तो दैट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4 4 आर 16 लीड्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका क्यूबॉइड है ना, उसकी हाइट है आपकी 3। अब मैंने यहाँ पर इसका क्यूबॉइड कंप्लीट करना है, तो भाई बहुत ही सिंपल है। मसला क्या था इसमें, आपके पास एक बॉक्स बनेगा, कितनी हाइट है, 3 की हाइट, ये बना 3 की हाइट पर, ठीक है। ऐसे ही एक बॉक्स आपके पास यहाँ पर बनेगा, ये भी बनेगा 3 की हाइट पर। अच्छा, तो ये ऊपर, अच्छा आपका हो क्या रहा है, अगर आपका एक ऐसा क्यूबॉइड है, ठीक है, मैं अगर इसको ओपन कर दूं तो ये कैसा नज़र आएगा, ये चीज़ आपने प्लॉट करनी होगी। ऐसे ही मैंने इसकी जो है छत ओपन करूंगा तो वो ऐसे नज़र आएगी मुझे, ठीक है ना। सबकी हाइट चूंकि 3 चल रही है तो ये 3 आ जाएगी। अगर मैं इसका बॉटम वाला ओपन करूंगा तो इसकी हाइट भी 3 है। अब जो आखिरी फेस है ना मेरा, कौन सा फेस, जो इसका टॉप फेस समझ लें आप होगा, वो टॉप फेस का वही साइज़ होगा जो इस फेस का है मेरे पास, जो कि बना हुआ था, बेस पार्ट था। तो ये 4/4 था, तो अब मेरा जो आखिरी वाला फेस बनेगा ना, दैट विल बी 4/4। जो आखिरी वाला बनेगा इट्स 4/4। तो ये आपका टॉप फेस था जो आपने बना लिया, और ऐसा आपका बनेगा नेट ऑफ पिरामिड, नेट ऑफ क्यूबॉइड। ऑलराइट, आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास क्या है भाई, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अच्छा, हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे, 0.15 प्लस 0.3। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ ये आएगा 0.45, उसमें ऐड कर दूँ मैं 0.42 को, तो ये आएगा मेरे पास 5 + 2 7 0.87। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने करना है 1 माइनस 0.87। 1 से माइनस क्यों किया, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास 1 होती है। सो दैट गिव यू द वैल्यू ऑफ 0.13। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, वर्कआउट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 3 जार 15, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो 15 + 2 इट्स 17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 1 जार 4 प्लस 3 7/4। अब आपने लिया इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 20, और 5 4 जार 20 होता है 17 टाइम्स 4, तो 4 7 जार 28 एंड 4 1 जार 4 68 हो जाएगा, माइनस 4 5 जार 5 7 जार 35। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 68 में से आपने 35 को माइनस किया, सो यू विल गेट 8 - 5 3 एंड 3, so you will get 33 डिवाइडेड बाई 20। अब मैं इस तरह आंसर नहीं छोड़ सकता, पता है क्यों आपको, क्योंकि आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है। अगर आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो उसका आंसर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में देना होगा। कैसे देंगे आंसर, बहुत सिंपल बात, 33 को डिवाइड किया आपने 20 से, 21 जार 20, बचा क्या आपके पास 13 बचा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, बहुत सिंपल है, 1 होल 13 डिवाइडेड बाई 20, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, आई होप कि अब तक आपका पेपर इजी जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका कंस्ट्रक्शन का सवाल है, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर डी कंपस नहीं होते, खाली स्केल होता है मेरे पास वन नोट पे। अच्छा, ये कह रहा है आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है ना आपने करनी है कंपस से। मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ ताकि आपको कंस्ट्रक्ट करने का इसको आइडिया आ जाए। ऑलराइट, कैसे करते हैं ये देखते हैं भाई। आपको उसने कहा कि आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। मतलब अगर ये बी से लेके ए आपके पास 9 है, तो ये वाला भी आपके पास 9 ही होगा, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने बी से सी प्लॉट करना है 8, तो आप क्या करेंगे, अब गौर से सुनिए, आपने बी पे रखना है कंपस अपना, ठीक है। आपने बी पे रखा कंपस, और कितना ओपन किया आपने कंपस को, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आपने कंपस ओपन किया, और कंपस ओपन करके आपने 8 सेंटीमीटर का, जहाँ पर भी आपका कंपस खुल रहा होगा वहाँ पर आपने सिंपल एक आर्क लगा दिया, ठीक है। कितने उसका, 8 सेंटीमीटर का जो आपको दिया हुआ है। फिर आपने वही कंपस ए पे रखा, लेकिन अब जो आपका रेडियस होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। जहाँ पर आपके ये दोनों पॉइंट्स मीट अप कर रहे होंगे, ठीक है ना, वहाँ से आपने लाइन कनेक्ट करनी है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और ये आपका ट्रायंगल बन गया जिसमें ये लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर होगी और ये आपके पास होगी 8 सेंटीमीटर। ऐसे आपने अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करना है विद प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
मेजर द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब चूंकि मेजर की बात कर रहा है, आपका ये वाला पॉइंट सी है, अगर मुझे सी फ्रॉम बी की बेरिंग चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये एंगल चाहिए ना, यही तो एंगल है सी फ्रॉम बी वाला। तो आपका ये एंगल क्या होगा? अब बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, देखिए गौर से। आपके पास ये एंगल तो 90 है, ठीक है। अब आपने अपने डी से ये एंगल को मेजर किया, मान लीजिए कि ये एंगल आपका एक्स आ गया। जो भी ये एंगल होगा आप सिंपल लिख दोगे 90 प्लस और वो जो आपका एक्स का एंगल आएगा। ये एक्स का एंगल कैसे आएगा? ये एक्स का एंगल आएगा, सिंपल आपने डी को मेजर करना है, डी से मेजर करना है, ठीक है। जो भी एंगल आएगा उसको 90 में आपने ऐड किया, आपके बाद आपकी बेरिंग आ गई। राइट 270 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या मतलब हुआ कि आपने 270 का एलसीएम लेना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर से। तो 2 टाइम्स 135 हो गया, 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स आर 15, 3 15 आर 45, 3 5 आर एंड 5 1 आर। तो जो आपके प्राइम फैक्टर्स हुए वो हुए 2 एक दफ़ा आया, 3 जो है आपके पास वो क्यूब हो गया, और एक दफ़ा आपके पास 5 आ गया। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 270 एंड 225। बहुत सिंपल, थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा जी, 270 और 225, एचसीएफ में और एलसीएम में फ़र्क ये होता है, अगर आपको नहीं पता, एचसीएफ आप तब तक करेंगे जब तक ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हों। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स सपोज 3 से, 3 90s आर 270 एंड 3 7s आर 21, 3 5s आर 15। अभी भी ये दोनों 3 से जा रहे हैं, 3 30s आर 90, 3 2s आर 6, 3 5s आर 15। अब ये दोनों 5 से जा रहे हैं, तो 5 6 आर 30 एंड 5 5 आर 25। अच्छा, अब ये दोनों किसी से भी नहीं जा रहे ना, तो मेरे पास जो फैक्टर्स आए वो क्या है, मेरे पास आया 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, राइट। तो द आंसर इज 45। ये आपका एचसीएफ आ गया 270 का और 225 का। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। वैसे तो हम आप यहाँ पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा एलिमिनेशन को अप्लाई किया करो। क्यों भाई ऐसा? ये आपका टाइम सेवर है, ठीक है। कैसे करते हैं ये देख लें। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, बट यहाँ पर थोड़ी किस्मत आपकी ख़राब हो गई कि कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, बट कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हम किसी एक को सेम करेंगे। तो लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ एक्स की, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा फर्स्ट इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? द फर्स्ट इक्वेशन इट विल बी 2 5 आर 10x प्लस 2 2 आर 4y इक्वल्स टू 2 7 आर 14। ये मैंने क्या किया, ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 2 आर 10x माइनस 5 3 आर 15y इज इक्वल्स टू 18 इंटू 5, एक मिनट, 18 इंटू 5 अभी कर लेते हैं, 5 8 ज़ार 40, 5 1 ज़ार 5 90। तो ये आ गया मेरे पास 90। और अब मैंने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर दोनों साइन मेरे पास पॉजिटिव है, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस 10 हो गया मेरे पास -10, -15 हो गया मेरे पास +15, और ये आ गया +90। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 15 + 4, ये आ गया आपके पास 19y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 90, ये आ जाएगा आपके पास -76। ठीक है भाई। अब ये जब y वहाँ जाके डिवाइड होगा 76 डिवाइडेड बाय 19 विद अ -4, सो 19 टाइम्स 4 इज 76। तो यू गॉट द वैल्यू फॉर y इज -4। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाए तो आप किसी भी एक इक्वेशन में y को प्लेस कर दें। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहा हूँ इसको। Now what is my equation 2? It's 2x minus 3y is equals to 18। आप किसी भी इक्वेशन रिप्लेस कर दें तो ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू 18, और -3y वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3y, और y की जगह मैं y की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, इट्स -4। ऑलराइट, y की जगह मैंने y की वैल्यू प्लेस कर दी। और अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा इसको, 18 माइनस 12 हो जाएगा, दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। तो x का आंसर आ गया 3 और y का आंसर आ गया आपका -4। ये आपके इजी मार्क्स होते हैं, इसमें कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। आगे देखते हैं भाई। Lara goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. Calculate Lara average speed in kilometers per hour फॉर द होल जर्नी। अच्छी बात यह है कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में,
और टाइम मेरे पास आवर्स में, तो कोई यूनिट कन्वर्जन मुझे तंग नहीं करेगा। अब जस्ट मैंने यहाँ पर इसका एरिया निकाल लिया, तो मैं अपने इस पोर्शन को डिवाइड करता हूँ। ये एक ट्राइंगल आ गया, यहाँ पर एक थोड़ी चेंज हुई, मेरे पास फुल स्टॉप आ रहा है, देखिए और तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एवरेज स्पीड हमारी बराबर होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, तो अब इस फॉर्मूले में आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना कवर हो रहा है, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है मुझे, इट्स 24। तो डिस्टेंस आ गया 24 डिवाइडेड बाय, अब टाइम देखें, आपने 10 बजे स्टार्ट किया और 11:30, इसका मतलब है कि 1.5 घंटा, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 आवर्स। आपने अपना आंसर किलोमीटर पर आवर में देना है, तो आप इसको आवर्स में ही रखिएगा, ठीक है ना, मिनट्स में लेकर मत आइएगा। सो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप यूँ लिखो इसको 24 डिवाइडेड बाय, अच्छा 1.5 क्या होता है, अगर मैं यहाँ वर्किंग करूँ 1.5 बराबर होता है भाई 15/10 के, जो कि बराबर हो गया 3/2 के। तो मैं कह देता हूँ कि यार ये बराबर हो गया 3/2 के, सही है जी। 3 1 आर 3, 3 8 आर 24, 2 जाके 8 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 8 आर 16 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, उसके बाद car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds. It then decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops on the grid. Draw the speed time graph. बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाई, कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब है लाइन स्ट्रेट होगी, कितनी है 80, कब तक जा रही है 10 मीटर, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 80 सेकंड तक। चले जी, अब बनाते कैसे, 10 मीटर पर सेकेंड और 80, यहाँ से आपने लाइन खींची, कब तक खींची भाई 80 तक खींची, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड, ये यहाँ तक रुकेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर रुकेगा, ये आ गया। उसके बाद इट देन डीसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5। भाई डीसेलरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। अब हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर आप राइस पार्ट देखो, इसका राइस पार्ट क्या नजर आ रहा है आपको, ये राइस पार्ट है मेरे पास 10। अच्छा रन पार्ट, कहाँ पर वो टाइम एंड करेगा, अच्छा यूँ समझे, मान ले कि वो टाइम यू एंड कर रहा हो, टाइम वो यू एंड कर रहा हो, हमें तो पता ही नहीं है, हमें ये पता है कि जहाँ पर यू एंड कर रहा होगा दैट टाइम इज टी, वो अननोन है। तो अब मैंने कहा यार वो टाइम तो मुझे पता ही नहीं है, तो रन पार्ट क्या होगा, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यार वो यहाँ पर आके एंड कर रहा है, लेट सपोज, तो अगर ये वैल्यू मेरे पास t है तो ये 80 है, तो ये बचा कितना मेरे पास, दैट इज t माइनस 80, ये आपका रन पार्ट हुआ। तो आपने कहा रन पार्ट इज 10t माइनस 80, और आपके पास एक्सेलरेशन है 0.5, 0.5 लिखूँ और इसकी जगह अगर मैं लिखूँ 1/2, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, चले एतराज़ हो भी तो मसला नहीं है। तो ये आ गया 1/2। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 10 इज 20 इज इक्वल्स टू t माइनस 80, तो t का आंसर क्या आएगा मेरे पास 100। अब ये 100 क्या बता रहा है, अब यहाँ पर देखने चले भाई, 100 ये बता रहा है आपको कि जहाँ पर ये लैंड कर रही है, जहाँ पर ये डीसेलरेट होकर रुक रही है, वो जो वैल्यू है आपकी, दैट वैल्यू इज 100। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, राइट 0.000053, तो डेसिमल को उठा के कहाँ लेकर आना है आपने, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ना, 5 के बाद, दैट इज इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10, कितने नंबर जम किया आपने 5, तो दैट इज इक्वल्स टू -5, पहले का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट आपको कह रहा है इवेल्युएट, दैट मीन्स कि आपने इसका आंसर देना है भाई, ठीक है ना, आपने इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, इट्स वेरी सिंपल, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है बेटा। तो अब 1.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, और क्योंकि हमने पढ़ा इंडाइसिस में बेसिस आर सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग मीन्स पावर नीड टू बी एडेड, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ रहेगा 10 टू द पावर 14 प्लस 6 20। अब यहाँ पर बच्चा 1.5 से अगर घबरा रहा है, तो घबराना तो है ही नहीं हमने भाई, 1.5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 15/10, मतलब ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, हो गया। तो 1.5 की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 8 अपनी जगह। लो भाई, अब सॉल्व करना कितना आसान हो गया इसको, 2 1 जार और 2 4 जार 4 3 जार 12, ये भी कोई सवाल था पूछने वाला। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 20, अब ये डेसिमल शिफ्ट किया आपने,
सो इट्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21, ये आपका आंसर। ऑलराइट, अब आगे आ जाए भाई। लो भाई, अगला सवाल तो और ही आसान हो गया, मतलब एग्जामिनर चाह रहे हैं कि आप सब आके ए स्टार ले लें यहाँ पर। द लेंथ ऑफ अ पाथ इज मेजर्ड एज 62 मीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। कितने मीटर की बात कर रहा है भाई? 1 मीटर की बात कर रहा है, तो हम कर लेंगे 1/2 विच इज़ 0.5। अब अपर में हम ऐड कर लेंगे, लोअर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ बात की जा रही है अपर बाउंड की, तो हम करेंगे 62 प्लस 0.5 जो कि आ जाएगा 62.5। लो भाई, एक नंबर तो ऐसे ही मिल गया आपको। अगला पार्ट, द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10/2 किया आपने, जो भी लफ्ज दिया होता है ना आपको नियरेस्ट के साथ, उसको आप अपॉन 2 कर लें, अपर में ऐड करें, लोअर में माइनस करें, टॉपिक ही एंड है। कैलकुलेट द लोअर बॉन्ड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स। अच्छा जी, 5 हो और उनका लोअर बॉन्ड हो, तो अगर मेरे पास एक का 80 ग्राम्स था, उसका लोअर बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमने किया 80 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 75 ग्राम्स, राइट। ये आपके पास एक का है, आपके पास इस तरह के 5 बैग्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 5 के साथ, बिल्कुल सिंपल हो गई बात। सो 75 टाइम्स 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 375, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, दैट इज फ्रॉम द लोकस एंड कंस्ट्रक्शन। इसको मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल PQRS दैट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S। अब आपने क्या करना है? 6 सेंटीमीटर, पहले तो कंडीशन को दोबारा पढ़ते हैं भाई, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S में आप क्या करोगे? यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, और किस पॉइंट पर बनाना है आपने? एट S। तो आप सब ने क्या करना है? आप सब ने S पे रख के, ठीक है ना, मेरे पास तो स्केल अभी नहीं है D वगैरह, तो मैं कंपास के बगैर बना रहा हूँ। आपने 6 सेंटीमीटर का एक ऐसे करके आर्क बना लिया आपने, ठीक है ना। सो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम QP एंड QR। अच्छा, अगर आपको लोकस में प्रॉब्लम हो तो मेरी वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पर, वहाँ पर आप समझ सकते हो कि लोकस में हम कैसे कंस्ट्रक्शन को कंडीशन को पिक करते हैं। अब ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम QP एंड QR, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, अगर मैं कॉमन पॉइंट पूछूं तो क्या है वो यहाँ दोनों जगह Q है। इसका मतलब है कि एंगल Q हमारा बाइसेक्ट होगा। अब बाइसेक्ट करने के हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरे पास कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एक लाइन बना रहा हूँ कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि यार ये जो लाइन है ना मेरे पास, दैट इज अ बाइसेक्टर। कीप इन माइंड कि यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ, बता दूं कि ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, क्योंकि मेरे पास वन नोट पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने क्यू पे बना लिया, उसका एंगल बाइसेक्टर, आपने इस पर रेडियस ड्रॉ कर लिया, 2 पार्ट्स आपने कर लिए। अब ये क्या कह रहा है आपसे? इट सेज शेड द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल दैट आर मोर देन 6 सेंटीमीटर। अब ये समझे भाई, ये जो आपके पास अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है मान लें, तो मैं आपसे कहूँ यार ये S से मोर देन है या अंडर 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है कि S से जो 6 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस था वो कहाँ था, जब हमने बनाया हुआ है भाई, ये हमने बनाया ब्लू वाला, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है लेस देन, तो मैं इस सर्कल के अंदर आऊंगा, अगर वो कहेगा मोर देन, तो मैं सर्कल के बाहर जाऊंगा। इसका मतलब है उस आदमी को सर्कल से बाहर होना चाहिए, तो ये मेरा रीजन होना शुरू होगा जो कि सर्कल से बाहर आ रहा है। ये तो सर्कल की कंडीशन हो गई। अब क्या कह रहा है? मोर देन, अच्छा ठीक है, क्लोजर टू QR देन QP, क्लोजर टू QR। इसका मतलब क्या हुआ? देखें, अगर कोई आदमी इस लाइन पर है, खड़ा हुआ है, तो वो QP और QR से इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों से बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है? क्लोजर टू QR, QR से करीब हो। अब QR से करीब जाने के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर मेरे दोनों कलर रीजन आ रहे हैं, वो दोनों ये वाला पोर्शन है, ठीक है। मुझे इसी को शेड करना है, तो बस ये तो बात ही खत्म हो गई। जिसको रीजन को मैंने शेड करना है यहाँ पर, वो ये वाला रीजन है जहाँ पर मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो क्वेश्चन में डिमांड की है। ये मेरा रीजन होगा बेटा जो शेड होगा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, राइट। सो आई गेस कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लोकस एंड हुआ। अच्छा जी, अब ये मेरा ख्याल है इंडाइसिस वाले पार्ट आ गया। लो भाई, इंडाइसिस 3 के मार्क्स। पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर -2k इज इक्वल्स टू y टू द पावर 5
दोनों साइड पर आप नोट करो तो y आ गया, तो जो ऑल यू नीड इज जस्ट इक्वेट पावर्स, सो -2k इक्वल्स टू 5 एंड k इक्वल्स टू -5/2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। ब्रैकेट की होल पावर क्या है, मेरे पास 3 है, ये लिखा हुआ है 2x, इसकी पावर नीचे 1 है, ठीक है। जब ये 1/3 नीचे जाएगी तो दैट विल बी -1/3, ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। अब आपके पास डिनोमिनेटर में पावर आ रही है एलसीएम, तो ये आ रहेगा 2x, 1 - 1/3 इज इक्वल्स टू, अगर आप एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 3 - 1 मतलब ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2/3 और ऊपर 1 एज इट इज़। अब आप जो ये पावर क्यूब है ना, ये अब अंदर लेके जाओ आप, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x की पावर 3 और 3 कैंसिल तो 2 बचेगा खाली, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन। In a sale, the price of a coat is reduced by 25%. The sale price is 120. तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड इज इक्वल्स टू न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। एक तरफ हम बात कर रहे होते हैं प्राइस की और एक तरफ हम बात कर रहे होते हैं परसेंटेज की, ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ कोट इज रिड्यूस बाय 25%। अब देखिए, ओरिजिनल कोई चीज़ होती है अपनी 100% पे, ठीक है ना। ये कह रहा है प्राइस रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा -25, मतलब ये अब बचा कितना आपका 75, तो ये आ जाएगा 75। ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल अपना 100 होता है। अच्छा, प्राइस रिड्यूस होने के बाद कितनी है, प्राइस रिड्यूस होने के बाद है हमारे पास 120। आपको फाइंड करना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब आपने बनाया एक्स को सब्जेक्ट, तो मल्टीप्लाई किया आपने 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पीछे प्लीज़ कोई हॉर्न बजा रहा है, इसको इग्नोर करें आप, मैं बार बार वीडियो पॉज नहीं कर सकता। एनीवेज, अब यहाँ पर बेटा आप नंबर्स को मल्टीप्लाई बिल्कुल भी ना कीजिएगा, आपने जस्ट क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 2s are 10, राइट, 5 3s are 15 एंड 5 20s are 10। अच्छा, और तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है मेरे पास, वो हॉर्न के चक्कर में गलती हो गई, 24 होगा ना ये। तो 3 1s are 3 एंड 3 8s are 24, 8 2s are 16, तो ये आ रहेगा मेरे पास $160, ये आंसर आ गया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, वेरिएशंस, बहुत ही आसान टॉपिक है, वेरिएशंस बड़ा सिंपल है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x, ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट को। जब आपके पास x 1/2 है तो y 24 है, तो आपने कहा y 24 आ गया, x की जगह आ जाएगा 1/2 और उसका क्यूब, तो मैंने भी क्यूब लगा दिया। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, हमारा के ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ उसको 24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू k, और आपके पास k का आंसर आ जाएगा 3। ये आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द फॉर्मूला, दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है, लेकिन k की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। तो नाउ इट इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 3/x क्यूब, ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दोबारा इसको यूज़ करेंगे, y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 1/3, तो x की जो वैल्यू आ गई उसको हम x की जगह प्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब इज 27, 27 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट लीड्स टू 81, 27 टाइम्स 3 इज 81, ये आपका आंसर आ गया। अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन आ गया, मैट्रिसेस, आपको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। 40 अच्छा जी, ये आ जाएगा 40 20 30 एंड 35, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2.50 और 2 से, ठीक है बेटा। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई काफ़ी सिंपल है तो 20 मल्टीप्लाई किससे होगा, 20 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, लिख दें भाई, सॉरी 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 से होगा, प्लस अब जो 20 आपका नंबर बचा ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली 30 मल्टीप्लाई होगा 2.50 से, और 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है बेटा। ये आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब यहाँ लिखा है 40 मल्टीप्लाई बाय 2.50। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने में घबरा रहे हैं तो देखिए पहले आप डेसिमल को हटा दें, तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 100। ये मतलब हुआ 2.50 का, ठीक है। सिंप्लीफाई करूँगा अगर मैं तो ये गया और ये गया, 25 4 ज़ार 100, तो 2.50 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट लीड्स टू 100 प्लस 22 ज़ार 40, 30 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट्स 75 प्लस 35 2 इज 70। तो आपने ऐड किया इसको तो 100 प्लस 40 इट्स 140, 75 प्लस 70 इट्स 145। ये आपका मैट्रिक्स का आंसर आ गया बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखो तो आपके क्वेश्चन में क्या है, ये आपके पास टिकट की प्राइस है, सॉरी टिकट की क्वांटिटी है और ये उनकी प्राइस है। तो अगर मैं क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो भी अलग अलग दिनों की, तो मेरे पास क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरे पास आएगा टोटल प्राइस ऑफ टिकट्स ऑन ईच डे। ये मेरे पास आएगा टोटल प्राइस ऑफ टिकट्स ऑन ईच डे। द म्यूजियम इंक्रीज द कॉस्ट बाय 10%, कैलकुलेट मैट्रिक्स P टू शो द न्यू टिकट कॉस्ट। अब 10% से बढ़ रहा है, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हर चीज़ ओरिजिनल होती है 100 पर। अगर 10% से बढ़ रही है मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 110%, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 1.10 जब आप परसेंट को कन्वर्ट करते हो। कौन इंक्रीज हो रहा है भाई, टिकट की प्राइस। तो टिकट की प्राइस क्या थी मेरे पास 2.5 और 2, तो मैं एक काम करता हूँ 2.50 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10, ठीक है जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा न्यू प्राइस। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, ये बच्चों का सवाल हो सकता है। तो 2.50 मल्टीप्लाई बाय 1.10, दोनों को अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये आएगा 100 और ये भी आ जाएगा मेरे पास 100। इसका मतलब है ये लिखा है 250 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अब ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, दैट इज इक्वल्स टू 11/4। अब 11/4 निकालने के लिए आपको डिवाइड थोड़ा करना पड़ेगा इसको। 4 2 ज़ार 8, 11 माइनस 8 3, पॉइंट लगा के 0, 4 7 आर 28, 2 0 5 20, तो ये आ जाएगा 2.75, ऑलराइट, ये आपका आंसर आया। और जब आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया किसको, आप इसको मल्टीप्लाई करें ना, ये लिखा हुआ है आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 1.10, तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो आ जाएगा 2.20, तो ये आया 2.20, ये आपका आंसर। ऑलराइट, अगला पार्ट, here are the first 4 terms of a sequence, find an expression for the nth term। तो nth टर्म में पहले मैं देखता हूँ न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 12 प्लस 5 17 प्लस 5 प्लस 5। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर न्यूमरेटर की, ऑलराइट, अलग अलग देखेंगे इसको न्यूमरेटर। तो मेरा a क्या होगा, a इज़ 12, मेरा d क्या होगा, d इज़ 17 माइनस 12 इज़ 5। d क्या होता है, डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आपका d होगा। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। a क्या है आपके पास 12 है, n क्या है नहीं पता आपको, इसी फॉर्म में रहेगा, और d आपका 5 है। तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 12 प्लस 5n माइनस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 5n, ऑलराइट। तो ये आपका आंसर आ गया न्यूमरेटर का। अब आते हैं हम लोग डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे कि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है। देखिए नीचे लिखा है 16, फिर लिखा है नीचे 25, फिर लिखा है नीचे 36। तो आप फोकस करो तो ये सारे तो आपके पास स्क्वायर नंबर हैं, लेकिन स्क्वायर नंबर क्या हो रहा है, अगर टर्म पहली है, अगर टर्म पहली है तो स्क्वायर किसका है, स्क्वायर 4 का है। इसका मतलब है कितना आप आगे गए, आपने प्लस किया 3, ठीक है ना। अगर सेकंड टर्म है, अगर सेकंड टर्म है तो स्क्वायर किसका आ रहा है, 5 का, मतलब n प्लस 3 हो रहा है। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर की सीक्वेंस है ना, वहाँ पर हो रहा है n प्लस 3 उसका होल स्क्वायर, और जो आपका न्यूमरेटर है ना वो आ रहा है 5n प्लस 7। ये आपका आंसर आ गया nth टर्म का।
तो आई होप कि आपको ये nth टर्म नंबर पैटर्न वाला टॉपिक आपको आता हो। ऑलराइट, ये आपके पास टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक आपके कोर्स में नंबर पैटर्न के हिसाब से आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। राइट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इन द फॉर्म ऑफ दिस। ऑलराइट, तो मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनवाना है भाई। तो पहला काम क्या होगा मेरे पास, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, और इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, इसको एक्सपेंड कर दें आप। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर आपके पास तीन तरह के कोफिशिएंट्स है। कौन कौन से भाई? देखें, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 1 है और एक्स पावर 0 है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ जो नंबर है कहाँ पर? लेफ्ट साइड पे। गौर से देखिएगा, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको। ये दोनों साइड पर नंबर 1 है, तो मैं कर दूंगा सिंपल एक्स स्क्वायर की जगह 1 = 1। अब आए एक्स के ऊपर, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? एक्स का 10 है और यहाँ पर क्या है? 2a है। दोनों को इक्वेट कर दें, 10 = 2a और आपके पास आएगा a = 5। अब आ जाएं कांस्टेंट के ऊपर, यहाँ कांस्टेंट 6 है और यहाँ कांस्टेंट है a स्क्वायर प्लस b। इक्वेट कर दें, 6 = a स्क्वायर प्लस b। a की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, 6 = 5 का स्क्वायर 25 प्लस b एंड b = -19। अब अपनी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा x, a की जगह आएगा 5 का होल स्क्वायर -19। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये पूरी इक्वेशन तो आपकी एग्जैक्टली वही है जो हमें पार्ट ए में मिली हुई है, ठीक है ना? ये तो एग्जैक्टली वही हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर -19 = 0, जो हमने लिखा था ऊपर। एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर तो एज इट इज, -19 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। ठीक है, अब मैंने अप्लाई करना है रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये आएगा x प्लस 5 = प्लस माइनस अंडर रूट 19। प्लस 5 आ रहा है, क्या हो जाएगा? -5। तो x = प्लस माइनस अंडर रूट 19 -5। तो आप अगर इसको इस फॉर्म में कंपेयर करो तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना? अगर p और q के आपको आंसर बताना हो तो जो आपके पास अंडर रूट में है वो q है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास q का जो आंसर आएगा वो आएगा 19 और मेरे पास p का आंसर आएगा -5, अगर आपको कभी कंपेयर करने का कहा जाए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? आगे, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का बहुत सिंपल सा रूल है कि जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखो। तो ये आएगा x-7, ये आएगा x प्लस 5 और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स x प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 7। अब ब्रैकेट एक्सपेंड कर दीजिए, 3x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 14 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करें या ना करें। तो मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बताऊं, क्या आपके पास इस क्वेश्चन में =2 का साइन मौजूद है? यकीनन आप कहोगे नहीं है। तो जब साइन नहीं है ना तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिंपल सी बात याद रखें, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x प्लस 14 माइनस प्लस 15 माइनस 14 इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 एंड x प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पूछा जा रहा है भाई? ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। तो अगर मेरा ट्राइंगल ए बी पे जा रहा है, ये मेरे पास रोटेशन है क्लॉकवाइज और 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो पहले मैं लिख दूं भाई क्या है मेरे पास, ये मेरे पास रोटेशन है और ये मेरे पास क्लॉकवाइज चल रही है 90 डिग्री। अब मैं देखता हूँ कि यार इसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है। तो सेंटर के लिए मुझे एक पॉइंट ऐसा मार्क करना होगा जहाँ से सबके डिस्टेंस बराबर हैं। तो इसका जो पॉइंट आ रहा है, लेट सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि यार ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, ठीक है? अगर मैं इसको कंपेयर करने के बाद देखूँ तो ये आएगा P डैश
ये आएगा मेरे पास Q डैश और ये आएगा मेरा R डैश, ठीक है ना। अब सेंटर निकालने के लिए लेट सपोज मैंने एक पॉइंट पिक किया, मैंने कहा ये पॉइंट है मेरा सेंटर, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा। यहाँ से P का डिस्टेंस कितना है, 2 बॉक्सेस है, जबकि ये P का डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है। तो यार ये हमारा सेंटर नहीं हो सकता, हमारे सेंटर से नंबर ऑफ पॉइंट सबके बराबर होंगे। तो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ 1 एंड -1, ये एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। अब आप यहाँ से देखो कि यार आर के कितने बॉक्सेस हैं, काउंट करते हैं भाई, 1 2 3, आर के 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, आर के 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, आर वेरीफाई हो गया। अब आते हैं क्यू के ऊपर, 1 2 3 4 5, क्यू का यहाँ पर ये रहा, 1 2 3 4 5, क्यू वेरीफाई कर गया, आर वेरीफाई कर गया। अब आते हैं लोग पी पर, पी कितना है, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज, ये सारे डिस्टेंस इस पॉइंट से हमारे वेरीफाई कर रहे हैं। तो द सेंटर पॉइंट इज 1 एंड -1। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 90 डिग्री, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है मेरे पास, 1, -1, ये आंसर आ गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन P इज रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स -1/2 0 0 -1/2। ये मैट्रिक्स क्या बता रहा है आपको, दैट इज योर इनलार्जमेंट मैट्रिक्स, जिसमें आपकी साइन जो है वो चेंज है, इसका मतलब है कि इन्वर्टेड शेप बनेगा, ठीक है। P मैप्स ट्राइंगल A ऑन टू ट्राइंगल C, ट्राइंगल A पर अप्लाई करना है भाई, ट्राइंगल A। अब मैं ज़रा इसको रब करूँ, जो मैंने बनाई दी यहाँ पर डायग्राम ये वाली, ट्राइंगल A पे वो बना रहा है 1/2 से, तो ट्राइंगल C बन रहा है ना, ठीक है। A कहाँ है भाई, अच्छा A मेरा ये रहा। अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा, अच्छा सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर तो इसका हमारे पास ओरिजिन होगा, क्योंकि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखो बेटा गौर से कि आपके पास सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका 2 यूनिट है, तो आपका स्केल फैक्टर कितना था, 1/2, ऑलराइट। तो अगर ये 2 यूनिट था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर इनलार्जमेंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर, ऑलराइट। इससे ये 2 डिस्टेंस है, तो ये इससे 1 डिस्टेंस आएगा, और आपके पास जो पॉइंट P है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट आपका 1,2 यहाँ पर आएगा, ये आपका ट्राइंगल बनेगा ऐसा, ठीक है बेटा। तो 2 0 1 0 1 2 ये आपका बन गया ट्राइंगल C आफ्टर इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -1/2, ये आपका आंसर है। तो जब आपके पास माइनस होगा ना बेटा, तो आप याद रखो कि आपके पास डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा जी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको दी है y एक्सिस पर, देयर आर 20 वर्कर्स इन द ग्रुप फ्रॉम दिस टू दिस, देयर वर 12 वर्कर्स इन द ग्रुप, कंप्लीट द हिस्टोग्राम, ठीक है भाई। आपको ये हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है। मुझे कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 20 से लेके 40 तक। तो 20 से लेके 40 तक आपकी क्लास विड्थ क्या होगी, क्लास विड्थ क्या होती है, डिफरेंस, तो 40 - 20 इज 20, ठीक है। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। तो बेटा आपको यहाँ पर FD, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ये आपका फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है, क्लास विड्थ कितनी है आपके पास, 12 है। सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये आएगा 2 4 5 आर 20 एंड 4 3 आर 12, राइट। तो आप यहाँ पर अब 5/3 का मतलब क्या हुआ, 5/3 का मतलब ये हो गया 3 1 आर 3, एक मिनट, 5/3, बल्कि एक मिनट, ये तो फ्रीक्वेंसी अपन क्लास विड्थ होता है ना, उल्टा कैसे हो गया। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 है और क्लास विड्थ आपके पास 20 है। सो इट इज इक्वल्स टू 3/5 विच इज इक्वल्स टू 0.6, ऑलराइट। तो आपके पास 12 से लेकर 20 तक का जो बनेगा वो 0.6 बनेगा, तो 0.2 0.4 0.6, और 0.6 पर मैं एक बार बना दूंगा 20 से लेके 40, ये मेरी बार बन जाएगी, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का, पार्ट ए का। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रेवल मोर देन 20 किलोमीटर टू वर्क, हु ट्रेवल मोर देन 20 किलोमीटर्स, ऑलराइट। तो कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है यहाँ पर, 20 तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है अपनी फिगर से कि भाई जिन्होंने 20 या उससे ज़्यादा है वो तो ये वाली पार्ट है, ठीक है ना, वो तो ये वाला पार्ट है, ये हम निकाल चुके हैं।
ये हमारे पास कितना आया था, दैट इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास गिवन भी है, ठीक है ना, ये 12 है। तो मुझे चाहिए परसेंटेज। अच्छा जी मेरे पास न्यूमरेटर आ गया 12 डिवाइडेड बाय टोटल। अब मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता भाई, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को अगर आप क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा। अब आप देखो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 4 और क्लास विड्थ कितनी है आपके पास 5, तो इसकी कितनी आ रहेगी आपके पास, मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, सो यू विल गेट 20। ये कितनी है आपके पास 5 और ये कितना है आपके पास 6, 6 5 आर 30। ये कितना है आपके पास 10 से लेके 20 10 और ये कितना है आपके पास 19 ना, नहीं 19 नहीं 1.9, तो ये हो जाएगा 19। कैसे आया भाई 1 पॉइंट सॉरी 19 भी नहीं होगा बल्कि 18 होगा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा आपके पास 18। और इसका हम निकाल चुके थे, हमारे पास ये वाला पार्ट आ चुका था, ठीक है। तो अब आपने सिंपली दोनों को सबको ऐड कर देना है अब ये, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 20 30 और 18, 20 प्लस 30 प्लस 18 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब क्या बनेगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 50 प्लस 18 68 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 50s are 100, 2 17s are 2 25s are, इसके आगे सिंप्लीफाई हो रहा है ये, यहाँ पर प्लस 12 नहीं किया, जो हमें गिवन था वो वाली चीज़ तो रह गई, तो प्लस 12 आप करेंगे तो अब थोड़ा सा आंसर आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास, ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 50, 50 और 18 और 12 कितना होता है 30, तो ये आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 गया, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 3s are 15, so that will be your answer। ये आपका आंसर आ गया। All right, next one. The algebraic expression 2x square minus 5x plus a upon x square minus 16 can be simplified to this form. अब आप पहले इनका देखें बेटा डिनोमिनेटर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16, जबकि जहाँ पर है एक्स प्लस 4। वो ये कह रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब जब मैं इसको ला सकता हूँ तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये लिखा गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो आइडेंटिटी हमारे पास अलजेब्रा की एस माइनस 4 और एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 4 और ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस 4। इसको किस फॉर्म में लेकर आना है भाई, अगर आप इसको देखो 2x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। अब आपको अपना न्यूमरेटर सेम करने के लिए एक दफ़ा x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 से, और मैं खाली मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकता, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया कि आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया x माइनस 4 से। क्यों किया, ताकि आपका दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब देखिए लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए, ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पे क्या लिखा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8x प्लस बी एक्स माइनस 4b। दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, x माइनस 4 एक्स प्लस 4, राइट पे भी यही है आपके पास x माइनस 4 एक्स प्लस 4। तो बड़ी आसान से क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में आ रहा है उसमें कौन कौन आ रहा है भाई, या तो एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा एक्स पावर 0। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, दोनों साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 है, जो नज़र भी आ रहा है आपको यहाँ पर 2 और 2 है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स की तो लेफ्ट साइड पे जो एक्स का कोफिशिएंट है इट्स माइनस 5, और जो राइट साइड पर एक्स का कोफिशिएंट है वो माइनस 8 भी है और बी भी है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा b माइनस 8, यहाँ से मुझे b का आंसर मिल जाएगा माइनस 5 प्लस 8 इज 3। और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट यहाँ पर a है और कांस्टेंट यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस 4b। कांस्टेंट कौन होता है जिसके पास x ना हो, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 4b, और a इक्वल्स टू माइनस 4b की जगह आ जाएगा 3, a इक्वल्स टू माइनस 12। ये आपका आंसर। ऑलराइट,
-12, ए -12 है और बी आपका 3 है। तो ये आपका आंसर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया इन 1 आवर। तो जो आपको इस पेपर में प्रॉब्लम हो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ, उनको सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि यार ये चीज़ तो आपके काम की है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो आपके दोस्त ऐसे हैं जो मैथ्स में वीक हो या जिनको मुश्किल लगता हो, उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।